ओके सो टुडेज क्लास हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। आज का क्लास में हम लोग पहला चीज़ जो करेंगे वो है रिविजन ऑफ व्हाट वी हैड डन इन द लास्ट क्लास, एंड अलॉन्ग साइड आई विल ऑल्सो सेट द रूटीन फर्स्टली। तो इन टुडेज क्लास first we will do a quick revision, and second is we will do section 110 जहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में, उससे लेके टारगेट रहेगा सेक्शन 117 तक पहले। उसके बाद अगर टाइम रहे तो 118 एंड 19 भी हो जाएगा। एंड अलॉन्ग साइड वी विल ऑल्सो लुक एट सम Q&As, क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ पास्ट पेपर्स जो आप लोग का बुक में दिया हुआ है। दोज क्वेश्चन आंसर्स आर सेम। ओके, नाउ इन द लास्ट क्लास आई वाज मेंशनिंग कि आप लोग का जो ये मटेरियल है, दिस मटेरियल इज नॉट एन अपडेटेड मटेरियल ऑफ कंपनीज एक्ट। द अदर मटेरियल विच यू हैव गॉट, it is always updated because no amendments take place in other laws. Only Companies Act 2013 में बहुत सारा amendment हर रोज आ रहा है। So for May 2020 the final list of amendments which can happen is till 31st October 2019। तो 31st October 2019 तक का जितना भी amendments है वो 31st October के पहले तो होगा नहीं, तो 31st October तक वेट कर जाते हैं। उसके बाद जाके मैं जो बुक बनाऊंगा नेक्स्ट बैच के लिए आप लोग को मिल जाएगा, बिकॉज देर आर नॉट मैनी। सो आई विल गिव यू अ रिवाइज बुक फॉर पीपल हु हैव टेकन DTH क्लासेस ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर द रिवाइज बुक। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स फ्रॉम टीचिंग पर्सपेक्टिव, मैं लास्ट क्लास में भी ये बोल दिया था और अभी भी वापस दोहरा रहा हूँ एक चीज़ रिविजन के तौर पे, कि मैं स्लाइड्स में अमेंडमेंट्स को बोल्ड एंड इटैलिक्स में दे दिया। The slides which I am giving after every class in the WhatsApp group which we have for inter, so there in the PPT slides I am writing, last class से शुरू किया, italics and bold में मैं दिखा के amendment लिख दिया था, जाके आप लोग को amendment क्या हुआ है वो पता चले। वो शायद आप लोग का किताब में ना दिखे because ये किताब थोड़ा सा पुराना है edition, but the idea is you will be given a new edition in November, and also the amended law I have highlighted in every slide so that it you can take note of the same. Okay, so I'm starting today's class without any further ado. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज का क्लास। आज का क्लास में रिवीजन अगर बोला जाए तो पहला चीज़ जो रिवाइज करना है वो कुछ ऐसा है। लास्ट क्लास में इफ़ यू रिकॉल, लास्ट टू लास्ट क्लास कंपनीज एक्ट हम लोग शुरू किए थे सेक्शन 96 से सेक्शन 100 तक मीटिंग्स था, AGM से लेके EGM, फिर 101 was notice, फिर 102 was special the explanatory statements to special business, and section 103 to 105 was QCP, quorum chairman proxy, and उसके बाद लास्ट क्लास, ये लास्ट टू लास्ट क्लास एंड फर्स्ट टू क्लासेस में ये हो गया था। थर्ड क्लास में हम लोग क्या किए, थर्ड क्लास इन द class number 3 which was the last class, we had done section 106 से लेके 109 and I was about to start with section 110 जिससे मैं स्टार्ट करूंगा। इसका मैं क्विक रिविजन कराऊंगा। ओके, सो सेक्शन 106 was nothing but restrictions on voting right, restrictions on voting right, यानी कि वोटिंग राइट एक फंडामेंटल राइट होता है हर एक मेंबर का, कंपनी का हर एक मेंबर का एक फंडामेंटल राइट क्या होता है, राइट टू वोट ऑन द मैटर्स ऑफ द कंपनी। नाउ ये फंडामेंटल राइट उससे छीना जा सकता है या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। हाँ, सेक्शन 106 कंपनी को पावर दे रहा है कि ओनली इन 3 circumstances द कंपनी कैन कर्ब द और रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ अ member. Which are the 3 cases? Number 1 was the first case where voting right can be curbed or restricted was which one? The case where your money as a shareholder you have not fully paid. So calls are in
अर्लियर। तो कॉल्ड अप कैपिटल जितना है तुम्हारा पेड अप कैपिटल उतना है नहीं, इसका मतलब क्या है, तुम्हारा कॉल्स अर्लियर है। कॉल्स इन अर्लियर मतलब तुम पूरा पैसा नहीं दिए तो वोट क्यों दोगे, इसीलिए कॉल्स इन अर्लियर वाला केस में कंपनी हैज अ राइट टू रिस्ट्रिक्ट योर वोटिंग राइट्स अंडर सेक्शन विच, सेक्शन 106। द सेकंड केस वेयर वोटिंग राइट्स कैन बी रिस्ट्रिक्टेड वाज द केस वेयर एनी अदर सम वाज पेएबल टू द कंपनी बाय द शेयर होल्डर। लेट्स से मेंबर कंपनी से गाड़ी खरीदा और कंपनी को पैसा नहीं दिया, तो ये जो ड्यू है, ये ड्यू जब तक क्लियर नहीं होता है कंपनी में रिस्ट्रिक्ट द वोटिंग राइट ऑफ द मेंबर। And the third case was the case where company has taken lien on the shares of the shareholder for some reason or the other. It could be due to any of the above two reasons also. Lien मतलब कंपनी कब्जा कर लिया है शेयर्स में, तो वहां पे भी शेयर होल्डर या मेंबर को वोट करने नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये समझाने के बाद मैं सेक्शन 107 से 1010 मैं बोला था दीज आर टाइप्स ऑफ वोटिंग, हाउ you may vote as a member. There are 4 types of voting. I said before the meeting you can vote, or during the meeting you can vote. Before the meeting you can vote in 2 ways. The first was what? Electronic voting, e-voting, section 108. And the second type of voting before the meeting could happen was postal ballot, जो आज पढ़ेंगे section 110. The 2 types of voting which can take place during the meeting were voting by show of hands and demand on poll. ठीक है, so voting by show of hands was section 107 and demand on poll was section 109. अच्छा सर 10789 में क्या क्या बोला? 107 तो आसान बोला, शो ऑफ हैंड्स में एक हाथ मतलब एक मेंबर मतलब एक वोट, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम और हर, हाँ है ना। सो कोई भी चीज़ अगर डिमांड ऑन पोल नहीं किया जा रहा है, कोई भी रेजोल्यूशन या मैटर में पोल डिमांड नहीं हो रहा है, तो फिर वो चीज़ का वोटिंग कैसे होगा? बाय शो ऑफ हैंड्स, बाय शो ऑफ हैंड सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, नाउ सर बाय शो ऑफ हैंड्स से अगर कोई नाराज है, कोई मेंबर या कोई चेयरमैन, तो क्या चेयरमैन या मेंबर पहले से बोल सकता है या बाद में भी बोल सकता है वी वांट वोट डिमांड ऑन पोल? यस दे कैन। अच्छा सर 108 क्या है? 108 है ई वोटिंग, जो एक नया प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में ऑल टुगेदर। This provision was not there in Companies Act 1956. Why? Because 1956 में इंटरनेट ही नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं था। आज जब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया, हम लोग तैयार है कि इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग हो सकता है, तो 2013 वाला एक्ट में ये ऑल टुगेदर एक नया प्रोविजन लाया गया, क्या चीज़ का? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या ई वोटिंग, सेक्शन 108। नाउ कंपनीज एक्ट 2013 वाइट सेक्शन 108 is basically making it compulsory for companies which are listed. Listed companies are big or small? Big companies, it is making it compulsory for listed companies and also companies which are unlisted but having 1000 members or more. But having how many members? 1000 members or more. Section 108 में लिखा है not less than 1000 members, मतलब क्या है? 1000 members or more. So big companies, listed companies or companies having number of members thousands or more, greater than equal to 1000, such companies must provide for electronic voting. यानी कि they are providing their members an option to vote electronically instead of vote physically in the meeting. Okay, so this option must be granted to all the shareholders of these companies as per section 108, and it is up to the members whether they want to adopt it or not. Clear है? समझ में आया? तो ये था सेक्शन 108। और सेक्शन 108 में हम लोग पढ़े थे स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेगा, स्क्रूटिनाइजर देखेगा सब कुछ सिक्योर्ड है कि नहीं, पासवर्ड, यूजर आईडी, वो सब देख के। एंड नॉट ओनली दैट, वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेक्शन 108 में वोट कब हो सकता है? एटलीस्ट कितना दिन पहले? 3 दिन पहले तुम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग खोल सकते हो, एटलीस्ट 3 days बिफोर द मीटिंग, एंड द विंडो फॉर ई वोटिंग शैल एक्सपायर एटलीस्ट 24 hours बिफोर, or rather 1 day before the meeting date at 5 PM. At how when? At 5 PM. So हम लोग इंटरप्रेट किए थे, मैं एक डायग्राम कराया था, डायग्राम में मैं ये दिखाया था कि 5 बजे अगर 24 तारीख मीटिंग है तो 23 तारीख 5 बजे तक खत्म हो जाना चाहिए।
मीटिंग का विंडो, एंड 23 तारीख 5 बजे से लेके 3 दिन पहले यानी कि 20 तारीख 5 बजे तक शुरू होगा. तो दिस इज हाउ वी हैव सीन व्हाट वी हैव सीन आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का टाइम लिमिट. ओके, नाउ आफ्टर दैट सेक्शन 109 ऑल्सो वी हैड डन. नाउ सेक्शन 109 में हम लोग क्या देखे थे? सेक्शन 109 में हम लोग देखे थे डिमांड ऑन पोल. आई सेड डिमांड ऑन पोल मे बी सॉट बाय whom? मे बी सॉट बाय members of the company where they are not happy with the voting by show of hands. है ना? अच्छा, डिमांड ऑन पोल कैन बी डन ड्यूरिंग द मीटिंग. अच्छा, ऑन पोल जब होगा तब भी तो ये देखना जरूरी है ना कौन किसका फेवर में वोट दिया, कौन अगेंस्ट में वोट दिया. ये देखने के लिए एक अनबायस्ड पर्सन का दरकार है जो कि एक स्क्रूटिनाइजर है. सो सेम रिक्वायरमेंट फॉर अ स्क्रूटिनाइजर. हियर द स्क्रूटिनाइजर विल बी अपॉइंटेड बाय द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, एंड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग को रिपोर्ट करेगा स्क्रूटिनाइजर MGT 13, फॉर्म नंबर MGT 13 में अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा. ये बोलने के बाद I had finished last class, revision comes to an end, and we are starting with today's first topic, which is section 110. Section 110, which is postal ballot. There is no amendment in this section. मैं हर एक section का amendment साथ में बोलते रह रहा हूँ, ठीक है? There is no amendment in this section whatsoever. Okay, section 110 talks about postal ballot, voting by way of postal ballot. Okay. Now, I tell you what is the funda of postal ballot. Before going into postal ballot, मैं कहना चाहता हूँ जितना भी कानून है इंडिया में या कहीं भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, every law is very well explained in commentary. There's this book on law को explain करने वाला books आता है जिसको हम लोग बोलते हैं commentary. So company law में one of the best commentaries available in the nation is by Ramaiya. Ramaiya बोल के एक publication है and author है. So they produce the best commentary on company law. In CA Institute's material also they have referred to commentary by Ramaiya. In various corporate case laws and landmark judgments, they refer to the commentaries of Ramaiya. So postal ballot लेके पहला चीज जो आप लोग को गौर करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का मटेरियल है कहीं भी आप लोग को दिया रहेगा, रमैया का कमेंट्री का एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन वो ये है कि वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट क्यों होता है. वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट इसीलिए होता है जाके घर बैठे बैठे आप वोट दे पाओ, मीटिंग अटेंड ना करते हुए भी आपका वोट काउंट हो जाए. पोस्टल बैलेट. सो बेसिकली योर पोस्टिंग your vote to ensure wider participation. This kind of provision was enacted. This provision was enacted for what? For greater participation. अब greater participation कहाँ से आएगा? Greater participation of course आएगा. Greater participation तब होगा जब आपके पास ऑप्शन है मीटिंग ना अटेंड करते हुए भी आप आपका वोट कर दो, तो आप वोट वेस्ट नहीं करोगे. Okay, now the second thing, ये section was one of the most important means to ensure wider participation or widest participation until 2013 act came. Why? Because 2013 act में तो और आसान कर दिया e-voting. So e-voting and postal ballot are coming at loggerheads. Now let us understand the practical application of postal ballot even after e-voting has come. First, let us understand the practical application. I said as per section 108, e-voting is mandatory for which companies? Listed companies plus companies having greater than equal to 1000 members. है ना? Unlisted companies having greater than equal to 1000 members and listed companies. So that means to ensure wider participation, postal ballot could be applicable to which companies? Other companies. यानी कि unlisted public companies having unlisted public companies having less than equal to or less than 1000 members. So basically ये companies के लिए तो e-voting mandatory है नहीं, और ई वोटिंग का खर्चा ये लोग उठाएगा भी क्यों? तो ये लोग क्या कर लेगा? पोस्टल बैलेट.
अब समझ में आया? बहुत लोग समझ ही नहीं पाते और रट के पढ़ के क्या फायदा। तो प्रैक्टिकल पहले एप्लीकेशन समझो, फिर प्रोविजन को देखो एक तरह से। क्लियर है? पूरा क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी पोस्टल बैलेट का प्रोविजन जानेंगे। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए जाके, एकदम इलॉजिकल कुछ भी ना लगे। कॉपी कर लो मैं बोर्ड में जो किया। क्लियर है? ओके, नाउ नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या है। ओके सर, अभी देखो, अभी जो मैं बोल रहा था, ये जो पोस्टल बैलेट वाला प्रोविजन है, ये बोल रहे दो चीज। पोस्टल बैलेट से कौन कौन सा चीजों का वोटिंग होगा, ये सेक्शन 110 बहुत अच्छे से बोल दे रहे। सेक्शन 110 सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स को स्पेसिफाई करेगा, जो मैटर्स में मैंडेटरीली पोस्टल बैलेट से रेजोल्यूशन पास होगा। सो सर्टेन मैटर्स, सो सेक्शन 110 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सीजी इट इज एम्पावरिंग होम, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावरिंग सीजी to specify certain matters on which voting can only be done through postal ballot. Okay, and in fact CG has specified the matters. हम लोग वही देखेंगे कि कौन कौन सा मैटर में पोस्टल बैलेट इज मैंडेटरी। ठीक है? अच्छा, बट इसका मतलब क्या जो कंपनीज में ई वोटिंग लागू है, क्या उन लोग को भी ये करना पड़ेगा? नहीं, वो तो ऑफ कोर्स जाहिर है। ठीक है, ई वोटिंग जो कंपनीज को एप्लीकेबल है, वो कंपनीज को ये मैटर भी पोस्टल बैलेट से ना करने से चलेगा। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, और एक चीज है, आप तो बोले दो चीज बोला, हाँ दो चीज बोला और बोला। It is not mandatory. It is not mandatory for them to do e-voting. Since it is not mandatory for them to do e-voting, they will have to do postal ballot, I believe. It's an interpretation. बट प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ई वोटिंग ये सब कंपनीज करेगा ही नहीं, छोटा कंपनीज तो ही ना करता है। 1000 से कम शेयर होल्डर्स जो कंपनी में है, इट्स टेक्निकली अ पब्लिक कंपनी। मोर देन 200 यू आर अ पब्लिक कंपनी, बट आर यू अ बिग कंपनी? नो। So if you are not a big company, how can you afford e-voting? And why will you practically do e-voting? Limited number of shareholders. So practically no one will go for it. But if you ask for interpretation, it could be interpreted that section 108 is not mandatory for such companies. It is mandatory for companies, मैं जो बोल दिया, but section 110 is mandatory. Are you getting me? So this, yeah. E-voting is not economic because e-voting में there's lot of security protocol which you have to take care. It's not only the creation of the website, company website से काम बनेगा उतना नहीं है, बहुत कुछ सिक्योरिटी, एनक्रिप्शन, आपको पासवर्ड, यूज़र आईडी, फिर वोट्स को चेक करके, फिर स्क्रूटिनाइज़र को अपॉइंट करके, स्क्रूटिनाइज़र का फीस, स्क्रूटिनाइज़र का काम, there are a lot of steps which are involved. Postal ballot may be scrutinizer रहेगा of course nonetheless, so that will be neutral. But then again, security of e-voting has to be much more strong, or else hack हो सकता है, कोई भी hack कर देगा, है ना? Okay, all right. So
सिक्योरिटी के लिए कॉस्ट कुड बी हाई. ओके, ऑल राइट. नाउ लेट अस फर्स्ट लुक इनटू द प्रोविजंस ऑफ पोस्टल बैलेट, जो मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ फ्रॉम द बुक. हाउ विल आई शो यू द बुक? आई विल शो यू द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल ओनली, द लेटेस्ट वन. द लेटेस्ट वन मीन्स मई 2020 के लिए अभी जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट में दिया हुआ है वो वाला. ओके, एक बार पोस्टल बैलेट वाला मैं दिखाना चाहता हूँ. खाली एक दो प्रोविजन ही ऐसे देखेंगे, हर एक प्रोविजन तो देखते नहीं है, पीपीटी से काफ़ी होता है, बट कुछ कुछ प्रोविजन देखने से बढ़िया रहता है. Okay, chapter 7, and here you go. Okay, section 110, as you can all see, shareholders, this is the line which I was talking about. Shareholders who are unable to attend the meetings, there should be a requirement is the word, which will enable them to vote by postal ballot for what decision? Any decision or key decisions? Key decisions, of course. ठीक है ना. अब देखो इसमें क्या बोला, इसमें देखो एक सफिक्स दे दिया 15, और ये जो 15 है देखो क्या लिखा है, रमैयास कंपनीज एक्ट में जो बोला ना. ओके, अब देखो एक्सट्रैक्ट ऑफ द एक्ट दिया, पूरा सेक्शन नहीं दिया बोर्ड करने के लिए. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब इट इज मैंडेटरी बोल दिया. शैल इन रेस्पेक्ट, सॉरी, a company shall in respect of such items of business as CG may by notification, मैं बोला ना कौन किसको स्पेसिफाई करने बोला, CG, declared to be transacted only by means of postal ballot, and CG बोल दिया कौन कौन सा मैटर only by way of postal ballot ही होगा. क्लियर है. दूसरा क्या बोला, मैं इन रेस्पेक्ट, मैं जो दूसरा वाला लिखने से पहले पढ़ाने गया वो दूसरा वाला यहाँ पे लिखा है इसलिए दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट वर्ड्स. कंपनी में इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डिनरी बिजनेस कभी भी पोस्टल बैलेट से ट्रांजैक्ट नहीं हो सकता है. अड्डा याद है, ठीक है, पहला क्लास इंट्रोडक्शन, ठीक है. बट अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस यानी कि अड्डा छोड़ के कोई भी और चीज, स्पेशल बिजनेस, ठीक है, यानी कि स्पेशल बिजनेस एंड एनी बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड, मतलब अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एनी बिजनेस वेयर डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड, छोड़ के कोई और बिजनेस का पोस्टल बैलेट कंपनी करा सकता है. तो सीजी जो स्पेसिफाई करेगा मैंडेटरीली उसका पोस्टल बैलेट होगा, और कंपनी जो डिसाइड करेगा ये मैटर्स अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड अदर देन बिजनेसेस वेयर डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स हैव अ राइट टू बी हर्ड, सच केसेस कंपनी कैन ऑप्ट फॉर पोस्टल बैलेट. यही बोला, ठीक है. अब पोस्टल बैलेट में एक चीज, दो चीज और मेरे को समझाना पड़ेगा, बहुत इजी है. बोल रहे कि पोस्टल बैलेट, सोचो पहले सोच लो फिर पढ़ेंगे. बोल रहे कि पोस्टल बैलेट में पोस्ट जो करना पड़ेगा, नोटिस जिस दिन मिलेगा पोस्टल बैलेट से ये रेजोल्यूशन पास होने वाला है मेंबर्स को, नोटिस मिलने का 30 दिन के अंदर उसको अपना वोट दे देना पड़ेगा, और अगर 30 दिन के बाद वो दिया वो इनवैलिड माना जाएगा. क्लियर है. Within 30 days from the notice of postal ballot, the votes must be received by the company in order to be valid. Clear है. Okay. तो देखो ये सारा चीज लिखा हुआ है. Then these are the matters where postal ballot has to be सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोल दिया पोस्टल बैलेट जिसमें लगेगा, ये सारा मैटर्स है. दीज आर द मैटर्स, ठीक है. तो ये हम लोग का पीपीटी में है. सो आई विल गो बैक टू द पीपीटी एंड वी विल लुक एट इट. यहां तक क्लियर है, ठीक है. ओके, सो आई एम गोइंग बैक टू द पीपीटी वेयर वी विल सी व्हाट इज देयर.
there are many matters where auditors and directors have a right to be heard on a matter. ऐसा बहुत सारा matters होता है, जैसे कि books of accounts लेके कोई fraud हुआ है, वो fraud लेके auditor wants to speak, so you cannot make that matter through postal ballot. Postal ballot से करने से क्या होगा, वो matter उछाला नहीं जाएगा मीटिंग में. पोस्टल बैलेट से जो हो रहा है तो घर बैठ के लोग डिसाइड करके वोट दे रहे, तो वो मैटर उछाला नहीं जाएगा, तो ऑडिटर को बोलने का मौका नहीं मिलेगा. ऐसा जाके ना हो, बोल रहे कि वो मैटर्स में पोस्टल बैलेट तुम नहीं रख पाओगे. बात समझ में आया? क्लियर है? प्रैक्टिकल. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज पोस्टल बैलेट थ्रू आवर स्लाइड. शेयरहोल्डर्स हु आर अनेबल टू अटेंड द मीटिंग, there should be a requirement with same line which will enable them to vote by postal ballot for key decisions. A very apt line. CG may declare items of businesses that can be transacted only by postal ballot, and वो items क्या है वही important है. देखो, the following items of business shall be transacted by means of voting through postal ballot. कैसा सर? पहला देखो क्या बोला है, alteration of the object clause of memorandum. मैं कह दूं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स क्या होता है, मैं अलग से पढ़ाया नहीं, चैप्टर 2 का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 जब आएगा, बट आसान है. मैं ऐसे बोल दिया था मेमोरेंडम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लास में कि मेमोरेंडम में 7 क्लॉजेस रहता है, आर्टिकल्स में रेगुलेशन रहता है, बोला था मेरे ख्याल से. मेमोरेंडम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, जो कि कंपनी का ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, कंपनी क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है. एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय विच क्लॉज? ऑब्जेक्ट क्लॉज. ओके, नाउ दिस ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम को अगर कोई ऑल्टर करना चाहता है, ऑल्टर का मतलब चेंज, ऑल्टर करना चाहता है, इन दैट केस ऑल्ट्रेशन कैन बी डन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बट दैट रेजोल्यूशन कैन बी डन थ्रू पोस्टल बैलेट. ओके, पोस्टल बैलेट क्यों? सोचो, जाके मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का वोट खाली मैटर ना करे, मेंबर्स नॉट प्रेजेंट होके भी वोट कर पाए, टू एंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन. सीजी हैज सेड. ओके, ऑलराइट. ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में कौन सा क्लॉज? पहले ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर आर्टिकल्स, फिर देखो चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना. रजिस्टर्ड ऑफिस का जगह तुम बदल लोगे तो पोस्टल बैलेट से करो, जाके सब लोग कर पाए. चेंज इन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक, तो 2 बार ऑब्जेक्ट आ गया, ये ऑब्जेक्ट दूसरा हो गया. ये ऑब्जेक्ट बोल रहे कि अगर पैसा उठाया गया है बाजार से कोई मकसद के लिए, जो शेयर कैपिटल रेज करते हैं हम लोग, प्रोस्पेक्टस में पर्पस लिखते हैं, वो पर्पस के लिए पैसा उठाया गया, बट वो पर्पस के बदले कोई और पर्पस के लिए अब इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. कंपनीज एक्ट में दूसरा सेक्शन में लिखा है, मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 47, बट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे कैसे? मीटिंग में या पोस्टल बैलेट? पोस्टल बैलेट. व्हाई? बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन पार्टिसिपेट्स. आर यू गेटिंग मी? ओके, फिर देखो वेरिएशन इन राइट्स अटैच टू अ क्लास ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स. ऑफ कोर्स एक क्लास ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स का राइट्स अगर बदल रहे हो तो पोस्टल बैलेट से बदलो. जैसे कि सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड है, वो प्रेफरेंस डिविडेंड तुम बदलना चाहते हो मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन पास करके, सो यू शैल इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन. ओके, बायबैक ऑफ शेयर्स, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, गिविंग लोन्स एंड एक्सटेंडिंग गारंटी और प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इन एक्सेस ऑफ द लिमिट स्पेसिफाइड. लिमिट से अधिक अगर तुम गारंटी दे रहे हो या सिक्योरिटी दे रहे हो या लोन दे रहे हो. क्लियर है? क्लियर है? सो गो थ्रू द 8 matters. I have given only 8 matters so that you can recall and immediately. इज इट क्लियर? ओके, ना देखिए एक बार, पहला ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोरेंडम, दूसरा आर्टिकल्स का कोई भी ऑल्ट्रेशन. ठीक है, अच्छा बोलो, चेंज इन प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर ऑब्जेक्ट फॉर विच मनी वाज रेज्ड.
उसका चेंज अगर परिवर्तन करना चाहते हो, वेरिएशन इन राइट्स ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स और अदर डिबेंचर्स, ठीक है, बायबैक, फिर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर लास्ट एक क्या था अभी पढ़े, वेरी गुड, ठीक है, गारंटी या तुम्हारा लोन या कोई भी सिक्योरिटी अगर लिमिट से अधिक करना चाहते हो, क्लियर है, देना चाहते हो, क्लियर है, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, ओके, बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट लेट मी गिव यू अ वाइट बोर्डिंग आइडिया ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा सर, अभी टाइप्स ऑफ वोटिंग कम्स टू एन एंड, टाइप्स ऑफ वोटिंग as a topic comes to an end formally because section 107 से 110 हम लोग कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रेजोल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? रेजोल्यूशंस। अब रेजोल्यूशंस में सेक्शन 111 रहेगा, सेक्शन 112 रहेगा, सेक्शन 113 रहेगा, सेक्शन 114 रहेगा। अच्छा, 114 से 1117 इज मेन, रेजोल्यूशंस का मेन सेक्शन से यही, दीज आर रेजोल्यूशन। सेक्शन 112 सॉरी 111 एंड 112 एंड 113 आर सेपरेट सेक्शंस यू कैन टॉक अबाउट, ओके। तो सर ये 112 से आप स्टार्ट करेंगे? हाँ, मैं पहले 112 फिर 113 फिर 111 पढ़ाऊंगा और उसके बाद जाऊंगा 114 से 117 का ब्लॉक में। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और उसके बाद टाइम रहा तो 118 एंड 119 करेंगे जो आज का प्लान में था, ओके। तो हम स्टार्टिंग विथ सेक्शन 112 फर्स्ट। सेक्शन 112 एंड 113 आर वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। ओके, सर क्या है थोड़ा बताइए। अच्छा बोलो, यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लूजली स्पीकिंग। टाइटली स्पीकिंग अगर बात किया जाए स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 स्टेट्स दैट एनी कंपनी वेयर मोर देन 50% यानी कि 51% और मोर ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स और अनदर गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। यानी कि मेरा बोलने का मतलब यह है, गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग अगर 51% या ज्यादा हो कोई कंपनी में तो वो कंपनी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। और वो 51% या ज्यादा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए होल्ड कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ होल्ड कर सकते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर सिर्फ वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट कंपनी, या फिर दो गवर्नमेंट कंपनी मिला के। तो जो भी कॉम्बिनेशन से तुम 51% या मोर इंश्योर कर रहे हो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन इन अ कंपनी या शेयर होल्डिंग इन अ कंपनी, देन सच अ कंपनी इज नोन एज अ गवर्नमेंट कंपनी। यही तो। अच्छा सर, ये गवर्नमेंट कंपनी में शेयर होल्डर कौन होगा फिर? 51% के लिए गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट मतलब किसका नाम लिखा रहेगा? बीजेपी पार्टी? नहीं। क्या कांग्रेस पार्टी? नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा रहेगा या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है ये शेयर्स जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का नाम पे है उस हद तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम पे रहेगा, रजिस्टर्ड रहेगा। किसका नाम पे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ द शेयर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग इन एनी गवर्नमेंट कंपनी। एंड बेनिफिशियल ओनर कौन रहेगा? प्रेसिडेंट? नहीं। बेनिफिट्स किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेनिफिशियल ओनर विल बी सीजी। किसका खाते में पैसा जाएगा? सीजी। बट रजिस्टर्ड ओनर नाम के वास्ते कौन रहेगा? प्रेसिडेंट। हर 5 साल में जब प्रेसिडेंट बदलेगा तब तो नाम भी बदलेगा। क्लियर है? ओके सर। सर तो आप बोलने का कोशिश कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट नहीं होता है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो होता है गवर्नर। तो गवर्नर होगा स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग का रिप्रेजेंटेटिव या रजिस्टर्ड ओनर।
ठीक है, यहां तक पूरा समझ में आया ना मैं क्या बोलने का कोशिश किया? तो एक रहा गवर्नर स्टेट का, एक रहा प्रेसिडेंट कंट्री का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी शेयर होल्डिंग है कोई भी कंपनी में, दैट विल बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI, एंड स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी शेयर होल्डिंग है इन एनी कंपनी, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड और रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, बट इसके बाद जो मैं बोलूंगा वो सेक्शन 112 का चीज है। अब देखो, प्रैक्टिकली सोचो, पहले प्रैक्टिकली सोचो, क्या प्रेसिडेंट या गवर्नर एक दिन में हर एक कंपनी का मीटिंग अटेंड कर पाएगा, जाके वोट कर पाएगा? इट विल बी क्लमजी एंड डिफिकल्ट फॉर हिम, है ना? तो इस वजह से क्या बोला जा रहा है, इस वजह से कंपनीज एक्ट एक पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, कि अपना रिप्रेजेंटेटिव वो लोग चुने, और कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो उन लोग का ऑफिस में काम करता है, गवर्नर का ऑफिस में या प्रेसिडेंट का ऑफिस में, उनको पावर दे दे कि he can attend and vote and participate in the meeting and also can avail the rights which the president or the governor has as a shareholder. मतलब प्रेसिडेंट अगर चाहे तो प्रॉक्सी अपॉइंट कर पाएगा एज अ मेंबर, यस। तो ये आदमी क्या कर पाएगा? हाँ, he can choose to send his proxy. Are you getting me? Can he vote in the meeting? Yes, he has all the rights which a normal member has. And which section is giving him the power? Section 112. पूरा क्लियर हुआ? पूरा क्लियर हुआ? 112 एकदम आसान है सर। हाँ, let us just finish the slide and then maybe क्लियर हो जाएगा। देखो, the section 112 representations of the president and governors, तो सेक्शन का नाम ही कितना क्लियर है। सेक्शन का नाम ही है कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, और गवर्नर क्या बोला फिर बोला कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ अ स्टेट मे अपॉइंट सच पर्सन मतलब एज ही थिंक्स फिट, जिनको उसको लगे कि ये फिट है, टू एक्ट एज हिज रिप्रेजेंटेटिव एट एनी मीटिंग, कोई भी मीटिंग, and such person shall be entitled to exercise the same rights and powers, including what? Right to vote, proxy, postal ballot, as president, as the or as the case may be, the governor could exercise as a member of the company. बताइए, पूछिए। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आई विल कम टू अलग से, चैप्टर 1 में है, सेक्शन 2, ऑल द डेफिनेशंस एंड स्कोप, एवरीथिंग विल बी डेल्ट। मैं अलग से पढ़ाऊंगा ही, मैं जस्ट लूजली बोला जाके आपको याद आए कि क्यों गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दरकार है। ठीक है, मैं तो अलग से सिखाऊंगा वो। ओके, सो द नेक्स्ट वाज सेक्शन 113। उसमें भी देखो, लेट्स से मैं बता रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इसमें CG होल्ड्स 26%, SG होल्ड्स 30%, ऑफ कोर्स मिला के 56%। इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। CG का 30% शेयर विल बी इन द नेम ऑफ गवर्नर, इसका 26% विल बी इन द नेम ऑफ POI। क्लियर है? जो स्टेट का जो गवर्नर है, क्लियर है ना? बहुत आसान है। ओके, नाउ कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तुम लोग सुने हो कि ये जो क्या नाम है, हाँ, ITC है, ITC holds shares in Tata and Tata also holds shares in ITC। हो सकता है ना? हो सकता है ना? एक कंपनी क्या दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है? बिल्कुल। एक कंपनी अपना पैसा शेयर बाजार में लगाता ही है, और शेयर बाजार में लगाता है मतलब शेयर्स खरीदता है, शेयर्स खरीदता है मतलब शेयर होल्डर बनता है। तो एक कंपनी अगर दूसरा कंपनी का शेयर्स खरीदा तो एक कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर बना। आसान है। तो सर, एक कंपनी अगर दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर है, तो मैं ये बोलने का कोशिश कर रहा हूं कि एक कंपनी अगर दूसरा कंपनी का शेयर होल्डर है तो
क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि आईटीसी इज ऑल्सो अ मेंबर इन अ टाटा, एंड आईटीसी अगर मेंबर है, आईटीसी इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट इन अ मीटिंग ऑफ टाटा. बट हाउ विल आईटीसी डू सो? आईटीसी क्या चल के जाएगा? नहीं, आईटीसी को एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा who will represent ITC in the meetings of the other company, and that person shall be chosen by whom? The board of directors. So board of directors, by passing a board resolution, will decide maybe among themselves only a director to represent them in the meetings of another company where they are shareholders or members. Are you getting me? And that person shall have all the powers of any other member. क्लियर है ना? पूरा सेम स्ट्रक्चर है, 112 में जो पड़े वही चीज है, खाली यहां पे कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव है, वहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. ठीक है, एक बात देखते हैं. रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉर्पोरेशंस, वेयर अ बॉडी कॉर्पोरेट is a member or creator of a company, they may authorize a person to act as its representative in the meeting of the company by resolution of what? Board. Of course यहाँ पे बोर्ड को डिसाइड करना पड़ेगा कंपनी का बिहाफ में, बॉडी कॉर्पोरेट का बिहाफ में. पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, पढ़ो. A person authorized by resolution as above shall be entitled to exercise the same rights and powers, including the right to vote by proxy and by postal ballot on behalf of the body corporate which it represents, as the body could exercise if it were individual member. Clear है? समझ में आया? एकदम आसान है. हाँ बोलो. ऑफ कोर्स वहां पे भी तो ही कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी. ठीक है, मतलब ही हैज ऑल द पावर्स विच अ मेंबर हैज. आर यू गेटिंग मी? ओके ओके, ऑल राइट. नाउ सेक्शन 114 बोलने के पहले सेक्शन 111 मैं कंप्लीट करूंगा, फिर 114 से 17 द ब्लॉक विल कम. ओके, सेक्शन 111. ये सेक्शन 111 दो चीज बोल रहे. मैं पहले समझा दूं, फिर कॉपी जो करना है करना. बोल रहे कि नोटिस ऑफ रेजोल्यूशंस, एंड दूसरा बात बोल रहे स्टेटमेंट. क्या है ये मैं पहले स्टोरी समझाऊं, फिर और क्लियर होगा और समझ में आएगा और याद रख पाओगे. देखो, हम लोग को पता है सेक्शन 100 में हम लोग पढ़े हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी रिक्वेस्टेड और रिक्विजिशनड. हाँ है ना, मीटिंग बाय रिक्विजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं. रिक्विजिशनिस्ट अगर सब लोग साइन करके रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में टाइम लिमिट के साथ रूल मानते हुए मिनिमम कितना हम लोग पढ़े थे, 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करने वाला या वोटिंग राइट होल्ड करने वाला मेंबर्स अगर मिलके कोई मीटिंग बुलाना चाहता है तो दे आर द रिक्विजिशनिस्ट, एंड सच अ मीटिंग विल बी कॉल्ड मीटिंग बाय रिक्विजिशन, एंड सच अ मीटिंग विल बी ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100. और उसी को कनेक्ट करते हुए और एक प्रोविजन आया जो है सेक्शन 111. 100 के बाद 111. 111 का कनेक्ट डीप है 100 के साथ, एकदम समझ पाओगे 100 को सोचोगे तो. यहां पे बोला जा रहा है कि वही रिक्विजिशनिस्ट लोग ये जो मीटिंग बुलाना चाहता है, रिक्विजिशन किया है मीटिंग के लिए, इसका जो रेजोल्यूशंस लिया जाएगा इस मीटिंग में, जिस काम के लिए मीटिंग बुलाया, लेट्स से डायरेक्टर को रिमूव करना चाहता है तो रेजोल्यूशन है ये, तो ये रेजोल्यूशन पास करने के लिए मीटिंग बुला रहा है, तो ये रेजोल्यूशन वो लोग चाहेगा इसका नोटिस सबको मिले या ना मिले. मिले
तो ये नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन सर्कुलेट करने का तरीका सेक्शन 111 में दिया गया है। और सिर्फ वही नहीं, बोला गया है कि अगर उसके साथ ये लोग अगर कुछ स्टेटमेंट भी रखना चाहता है, जाके मीटिंग में सब लोग पढ़ के आ पाए एनी स्टेटमेंट, then that statement, how to give that statement, that also is been given by section 111। तो 111 क्या बोल रहे हैं? नोटिस फॉर रेजोल्यूशन और नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट्स। सो नेम ऑफ द सेक्शन इज सर्कुलेशन। कैसे ये सर्कुलेट होगा? सर्कुलेशन ऑफ नोटिस फॉर resolutions and statements। क्लियर है? क्लियर है। अब कुछ क्राइटेरिया है, कुछ क्राइटेरिया है। ऐसे ही कंपनी को तुम बोलोगे कि ये रेजोल्यूशंस का नोटिस दे दो सबको, कंपनी नहीं देगा। व्हाट आर द क्राइटेरिया? लेट अस थिंक। फर्स्ट क्राइटेरिया इज मिनिमम, सेक्शन 100 में जो पढ़ाया गया था, मिनिमम उतना लोगों को ही रिक्विजिशन डालना पड़ेगा। कितना लोगों को? जो सेक्शन 100 में जो जितना लोग थे, यानी कि 1/10 मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ वीआर और पीयूएससी। याद है? ठीक है ना? Members holding minimum greater than equal to 1/10 of VR or PUSC must apply। ठीक है? रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में रिक्विजिशन डालना पड़ेगा इन लोग को। क्या चीज के लिए? नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट को सर्कुलेट कराने के लिए। हाँ है ना? ये सेम है, स्टेटमेंट के लिए भी सेम है। अब सुनो, सिर्फ यही नहीं, नोटिस फॉर रेजोल्यूशन सर्कुलेट कराने के लिए दे मस्ट give this resolution in the registered office at least minimum, at least का मतलब क्या होता है? minimum 6 weeks before the meeting। क्लियर है? और स्टेटमेंट को सर्कुलेट करने के लिए मिनिमम 2 weeks बिफोर मीटिंग। याद करो, नोटिस फॉर रेजोल्यूशन यूजुअली नोटिस ऑफ द मीटिंग के साथ ही जाएगा, यूजुअली जाता है ना। याद करो, सेक्शन 100 में भी रूल क्या पड़े थे? 45 दिन। 45 दिन फ्रॉम द रिक्विजिशन द नोटिस मस्ट बी गिवन। हाँ सॉरी, मीटिंग मस्ट बी हेल्ड। तो 45 दिन के पहले ही तो नोटिस देने का बात है, तो इसीलिए 45 दिन किया गया है। जाके 6 वीक का 6 into 7 कितना होता है? 42। समझ में आ रहा है? 6 into 7 is how much? 42। 42 क्लियर डेज, वो तो क्लियर डेज ही है हर जगह। क्लियर है? तो 45 हो जाएगा। मीटिंग एंड नोटिस एंड 2 days ऑफ पोस्ट। बात समझ में आ रहा है? मैं रिकंसिलिएशन करा रहा हूं मैथमेटिकली, क्यों कंपनीज एक्ट में हर जगह में कैसे रिकंसिलिएशन बैठा हुआ है। अब समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा सर, क्या कंपनी को हमेशा ये रेजोल्यूशन और स्टेटमेंट सर्कुलेट करना ही पड़ेगा? हाँ, कंपनी और एक चीज मांगेगा उन लोग से, बोलेगा पैसा दो, कॉस्ट ऑफ सर्कुलेशन। कॉस्ट ऑफ सर्कुलेशन भी दे दो, क्योंकि अगर तुम्हारा मैटर रद्दी है, कंपनी का खर्चा बेकार का जाएगा। तो तुम लोग नहीं तो हर कोई कंपनी को खर्चा करवा के बहुत कुछ सर्कुलेट करवाएगा, इससे कंपनी को नुकसान है। लोग जाके अपना पैसा से जब सर्कुलेट कराता है, लोग सोच के कराता है ना, सर्कुलेट कम कराएगा ना, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ सर्कुलेशन भी देना पड़ेगा। और एक चीज इसमें याद रखने लायक है, वो कुछ ऐसा है कि अगर मैटर नीडलेस पब्लिसिटी ऑफ डिफेमेटरी का मतलब होता है बदनामी वाला। नीडलेस पब्लिसिटी ऑफ अ डिफेमेटरी मैटर लेके है, तो फिर कंपनी में कंपनी क्या करेगा? रिफ्यूज। सपोज करो तुम्हारा कोई डायरेक्टर के ऊपर मतलब वो है,
क्या है, जेलसी या यू एनिमोसिटी या कुछ भी, तुम्हारा एक डायरेक्टर के साथ बहुत गुस्सा मतलब खराब रिलेशन है, तुम उसका ऊपर पर्सनल बदला लेने के लिए उसका कोई मैटर तुमको मिला जो उसको बदनाम करने वाला है, तुम वो सर्कुलेट करा रहे हो सेक्शन 111 की तरह। तुम उठा रहे हो सेक्शन 111 का वेपन, कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा तुम्हारा फायदा करने के लिए, तुम्हारा पर्सनल मतलब एजेंडा को फुलफिल करने के लिए, नॉट बिकॉज ऑफ कंपनीज बेस्ट interest. Are you getting me? To fulfill your personal interest, if you are using Companies Act section 111, company may refuse. Why? Because it's a matter of needless publicity of a defamatory thing. Clear है? तो यही चार चीज सेक्शन 111 में बोला गया है। एक है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, एक है स्टेटमेंट। नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन हो या स्टेटमेंट हो, दोनों को सर्कुलेट कर सकता है, बट मिनिमम कितना मेंबर्स चाहिए, वही सेक्शन 100 वाला मेंबर्स चाहिए, यानी कि कितना, 1/10 ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग 1/10 ऑफ द वोटिंग राइट और पेड अप शेयर कैपिटल, सेक्शन 100 में पढ़े थे। ओके, एंड मिनिमम 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग तुमको नोटिस फॉर रेजोल्यूशन सर्कुलेशन का रिक्वेजिशन लाना पड़ेगा, और स्टेटमेंट के लिए 2 weeks before the meeting. Cost of circulation of both must be given to the company, and matters of needless publicity of a defamatory thing need not be circulated by the company. Company can refuse. Clear है? कंपनी क्या करेगा, रिफ्यूज कर देगा, कंपनी में रिफ्यूज। आसान लग रहा है ना, एकदम आसान है। अभी पढ़ते हैं तो और आसान लगेगा, एक बार देखते हैं, आ जाओ। Let us see the provision from the PPT itself. Okay, see, company shall on requisition in writing of such number of members as required in section 100, यानी कि वही 1/10, give notice of any resolution which may properly be moved and is intended to be moved at a meeting. Okay, and circulate to members. एक notice of resolution है और एक क्या है, दूसरा क्या है, circulate to members any statement with respect to matters referred in the above. Clear है, समझ में आया? तो कंपनी को दो चीज सर्कुलेशन करने का बात हो रहा है, एक है तुम्हारा नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, दूसरा है स्टेटमेंट फॉर दोज रेजोल्यूशंस। ओके, नाउ फिर क्या लिखा है, फिर लिखा है देयर इज डिपॉजिटेड और टेंडर्ड विद द रिक्विजिशन अ सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसेस। मैं बोला ना, कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा। Exception from circulation of any statement declares that rights conferred are being abused to secure needless publicity for defamatory matter. ठीक है, तो ये सर्कुलेट ना करने से भी चलेगा। क्लियर है? ओके सर, वो 2 weeks एंड 6 weeks कहाँ पे लिखा है बुक में? बुक में जब पढ़ोगे तब लिखा रहेगा नो अमेंडमेंट, मतलब ज्यादातर कुछ अमेंडमेंट है ही नहीं, सब तुम्हारा बुक में सही है। जो अमेंडमेंट्स है जाके अलग से ना पढ़ना पड़े, दैट्स व्हाई आई विल गिव द न्यू बुक। न्यू बुक का फॉर्मेटिंग स्टाइल पूरा अलग ही है, ठीक है? ओके, ऑल राइट। रेजोल्यूशंस, नाउ कम टू द नेक्स्ट ब्लॉक फॉर द डे विच इज सेक्शन 114 से लेके 117, जो मैं बोल रहा था रेजोल्यूशंस का ब्लॉक। After every chapter, in order to ensure absolute quality, what I'll do is I'll discuss all the question answers from scanner. ठीक है, तो ये चैप्टर तो खत्म नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर खत्म होने का दिन करूँगा। और आज थोड़ा बहुत सवाल जवाब बुक से देखेंगे, अगर कुछ है तो। बुक से कुछ सवाल तो देख लिए थे पहला दिन ही, कोडम प्रॉक्सी वाला। ओके, रेजोल्यूशंस।
पहला चीज जो मैं समझाता हूं वो है डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, और ये डिफरेंस से तुम लोग समझ जाओगे दोनों का मतलब क्या है. डिफरेंस बिटवीन मोशन एंड रेजोल्यूशन. सो एनीवन can tell me what is motion and what is resolution? Any idea? सुनते हो ना, motion is past. मीटिंग में सुनोगे, this motion is past, this resolution is past. So there's a difference between motion and resolution. Let me tell you in plain simple words. motion का मतलब होता है proposal. मैं अगर कुछ करना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं कि इनको ऑडिटर अपॉइंट किया जाए, तो ये एक मोशन है, रेजोल्यूशन नहीं. और ये मोशन रहेगा तब तक जब तक ये डिसीजन सब लोग अप्रूव नहीं करेगा. द मोमेंट द अदर्स इन द मीटिंग अप्रूव सच अ मोशन, इट बिकम्स अ रेजोल्यूशन. सो रेजोल्यूशन इज नथिंग बट द डिसीजन टेकन इन द मीटिंग, एंड मोशन इज द प्रपोजल पास्ट. So proposal is a motion, and a proposal when seconded and approved becomes a resolution. So this is the basic difference between a motion and a resolution. क्लियर है? बहुत आसानी से समझ में आया ना. मोशन होता है जो हम लोग रख रहे हैं कंपनी के सामने डिसीजन लेने के लिए, सवाल, प्रपोजल, ऑफर, ठीक है. और रेजोल्यूशन हो गया जो डिसीजन हम लोग ले लिए, एक्सेप्ट जब कर लिए. क्लियर है? ओके. तो सर ये कहां पे लिखा है? यहां पे आ जाओ. अ मोशन इज अ प्रपोजल एंड अ रेजोल्यूशन इज एन एडॉप्शन ऑफ अ मोशन ड्यूली मेड एंड सेकेंडेड. एवरी मोशन नीड नॉट बी फॉलोड बाय अ रेजोल्यूशन. मोशन को तो रेजोल्यूशन बनना है ऐसा नहीं है. अगर कोई इनकार कर दे तो कैसे होगा? ठीक है. रेजोल्यूशंस दो तरह का होता है. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट. रेजोल्यूशन are of two types. रेजोल्यूशन या डिसीजन कोई भी मीटिंग में दो तरह से लिया जा सकता है. एक ऑर्डिनरी या ऑर्डिनरीली. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा है. ऑर्डिनरी मतलब खास कुछ नहीं, स्पेशल का मतलब खास. ऑर्डिनरी मतलब सिंपल मेजॉरिटी. हम लोग इंग्लिश में इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल मेजॉरिटी. और इसको क्या बोलेंगे? हेवी मेजॉरिटी. मैं एब्सोल्यूट नहीं बोलूंगा बट हेवी बोल रहा हूं. सिंपल मेजॉरिटी का मतलब तो वही होता है ना, व्हेन वोट्स इन फेवर इज जस्ट ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट. यानी कि 51 और 49 अगर हुआ तो ही तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया, है ना. यानी कि when votes in favor is greater than votes against, it is simple majority and it is enough to pass an ordinary resolution or a resolution ordinarily, है ना. Whereas special resolution मतलब स्पेशल, खास, heavy majority, तो कंपनीज एक्ट बोल रहे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब when votes in favor is greater than equal to वोट्स 3 times वोट्स अगेंस्ट. यानी कि मिनिमम 75% वोट फेवर में होना पड़ेगा, है ना. 3 times वोट्स अगेंस्ट का ऊपर होना चाहिए. यानी कि मिनिमम कितना? 75%. 75-25 होने से 3/4, है ना. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन. तो दो तरह का रेजोल्यूशन कंपनीज एक्ट में बोला जा रहा है. सेक्शन 114 यही बोल रहे हैं कि रेजोल्यूशन दो तरह का है. पहले तो बोल रहे हैं रेजोल्यूशन क्या है, फिर रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी हो सकता है या स्पेशल हो सकता है. अच्छा सर, मीटिंग में जो बिजनेसेस है वो बिजनेस में स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, ये कौन तय करता है? कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट जो जो केसेस में, जो जो मैटर्स ऑफ बिजनेस में
स्पेशल रेजोल्यूशन जरूरत है वो बोला हुआ है। अगर कंपनीज एक्ट साइलेंट है तो हम लोग कौन सा रेजोल्यूशन पास करेंगे? ओआर। मैं कह दूं अड्डा जो ऑर्डिनरी बिजनेसेस है सारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है, बट ये जो स्पेशल बिजनेस है उनमें से कुछ, ऑफ कोर्स कुछ, सारा नहीं, कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है और कुछ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें लगेगा वो उसमें प्रोविजन में बोला हुआ रहेगा कि इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। कौन सा, किसका प्रोविजन में? कंपनीज एक्ट का प्रोविजन में। क्लियर है? आसान है ना? यही सेक्शन 114 में लिखा हुआ है। एक बार देखते हैं सेक्शन 114 को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। यूनानिमस इज एब्सोल्यूट ऑफ कोर्स, बट यूनानिमस रेजोल्यूशन सेक्शन 114 में नहीं बोला है। Okay, so resolution are of two types. One is, I said, ordinary resolution passed by simple majority, that is more than 50%, and special resolution passed by three times, तीन गुना, more, that is more than 75%. अब देखो characteristics of special resolution बोला, स्पेसिफाइड मेजॉरिटी बोल दिया, कितना होना पड़ेगा? 75%। रेजोल्यूशन शैल बी सेट आउट इन द नोटिस। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन है तो नोटिस में बोलना पड़ेगा ना ये स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा। नोटिस मस्ट स्टेट दैट रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ओमिशन वुड इनवैलिडेट द रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? नोटिस में कोई स्पेशल रेजोल्यूशन का जिक्र ना करके मीटिंग में डायरेक्टली स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बोल दिया तो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो नोटिस ऑफ द मीटिंग में पहले बोलना पड़ेगा। नोटिस का जो वैलिड रिक्वायरमेंट है क्या है? 21 क्लियर डेज। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ेगा क्योंकि मैं तो बोल ही दिया स्पेशल बिजनेस के लिए होता है ये, हाँ है ना? ओके, ऑलराइट। नाउ कम टू सेक्शन 115। दिस इज अ वेरी गुड सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसका और एक चीज हम लोग सेक्शन 140 में पढ़ेंगे। You can go and switch it off. Oh yeah. Okay. Section 115. I will do a small revision of all the sections done today so that you do not confuse them. So many sections we have done today. Just after section 117. पहले सेक्शन 117 तक कर लेते हैं। सेक्शन 117 करने के बाद एक क्विक रिवीजन सारा सेक्शंस का करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे टाइम रहा तो। ओके, स्पेशल नोटिस ये क्या है पहले बता दूं। नोटिस कौन किसको देता है? नोटिस हमेशा कंपनी मेंबर्स को देता है मीटिंग के लिए, हाँ है ना? यही तो पढ़े हो सेक्शन 101 नोटिस। ओके, स्पेशल नोटिस मतलब खास नोटिस। अच्छा बोलो, तुम एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी यू वांट टू पास समथिंग न्यू, यू आर proposing something new as a member, shall you be allowed? Yes. So you must inform the company before you shall do so, and that information and intimation from a member to the company shall happen via special notice. और सेक्शन 115 ये पावर दे रहा है मेंबर को सिर्फ 3 केस में या 2 केस में, ब्रॉडली स्पीकिंग 2 केस में तुम स्पेशल नोटिस देके एज अ मेंबर कंपनी को एक नया रेजोल्यूशन पास करा सकते हो, नया कुछ मीटिंग में होल्ड करने के लिए बोल सकते हो। क्या चीज सर? बोल रहे सेक्शन 115 के 2 केस में रिमूवल, दोनों रिमूवल वाला केस, रिमूवल ऑफ ऑडिटर जो हम लोग का दूसरा कंपनीज एक्ट का सेक्शन में लगेगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 140। इसका क्रॉस रेफरेंस विल बी देयर इन सेक्शन 140 विच इज अ पार्ट ऑफ योर कंपनीज एक्ट सिलेबस। एंड दूसरा रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। इन बोथ दीज केसेस what is happening, you as a member you have a power to suggest this। यानी कि आपको एज अ मेंबर लग रहा है कि ये ऑडिटर कंटिन्यू नहीं करना चाहिए तो आप क्या दोगे? कंपनी को स्पेशल नोटिस दोगे। अच्छा बोलो ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हमेशा कहां पे होता है? एजीएम
ऑर्डिनरी बिजनेस तो एजीएम में होता है, वेरी गुड। सो एजीएम में होगा तो एजीएम के पहले तुमको कंपनी को क्या देना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस टू रिमूव द ऑडिटर और रिमूव द डायरेक्टर। Got it? So for removal of auditor or removal of director as a resolution to be passed in the meeting, if you are suggesting such resolution or motion, then you must give a special notice to the company. And only in these two cases only you can opt for or propose to the company by a special notice as a member. अच्छा, बट एक चीज तो एकदम बिल्कुल लॉजिकल लगेगा, आप मेरे को बताइए कि कोई भी बंदा को अलाउड कर सकते हो ये करने के लिए, तो हर एक शेयर होल्डर हर मीटिंग के पहले ऐसा कुछ कर देगा? इससे तो मतलब ज्यादा ऑब्स्टेकल्स हो जाएगा कंपनी को। ऐसा जाके ना हो तो इसमें भी मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा है, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होल्डिंग सर्टेन। तो बोला गया है मेंबर्स होल्डिंग ग्रेटर दैन इक्वल टू 1%, 1% इज ओके, 1% ऑफ द वोटिंग राइट्स और 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल। कितना? 5 लाख, एग्रीगेट ऑफ 5 लाख पीयूएससी। दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स या इंडिविजुअल शेयर होल्डर या मेंबर कैन गिव अ स्पेशल नोटिस टू द कंपनी। सुनते रहो, मैं पूरा डायग्राम में बना दूंगा, डोंट वरी। फिर बोला है कि ये स्पेशल नोटिस कंपनी को कब मिलेगा? मैं अभी एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वो डायग्राम में सब कुछ मैं पुट कर दूंगा, वो डायग्राम फिर समझा दूंगा, फिर तुम लोग कॉपी कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, सो आई एम ड्रॉइंग दैट। क्या देगा? स्पेशल नोटिस देगा कंपनी को, कंपनी को दे रहा है तो एरो कंपनी की तरफ है। ये स्पेशल नोटिस रूल में बोला गया है मिनिमम एटलीस्ट 14 डेज बिफोर देना पड़ेगा मीटिंग का। अरे 2 वीक्स नोटिस तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर एजीएम। बिफोर एजीएम क्यों बोल रहे हो सर? अरे रिमूवल तो यूजुअली एजीएम में ही होगा ना, बिफोर जीएम भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये स्पेशल नोटिस में सिर्फ तुम रिमूवल करने से नहीं होगा, तुमको एक नाम भी प्रपोज करना पड़ेगा कि इसके बदले कौन किसको तुम ऑडिटर चाहते हो, इसको हटाया जाए प्रेजेंट को और किसको लाया जाए, ठीक है, दोनों। अच्छा, इसमें और एक चीज बोला, बट विद इन 3 months फ्रॉम द मीटिंग। मतलब तुम 6 महीना मीटिंग के 6 महीना पहले नोटिस देने से नहीं होगा, 14 दिन एटलीस्ट पहले देना पड़ेगा, बट विद इन 3 months फ्रॉम द विद इन 3 months ऑफ द मीटिंग, बिफोर द मीटिंग आई मीन। अच्छा, कंपनी क्या बैठा रहेगा? नहीं, कंपनी को ये स्पेशल नोटिस मिलने से कंपनी डायरेक्टली, दो ही मैटर में मिल सकता है, ऑडिटर और डायरेक्टर का रिमूवल। डायरेक्टली कंपनी ऑडिटर या डायरेक्टर को कॉपी ऑफ एसएन फॉरवर्ड करेगा, कॉपी ऑफ एसएन फॉरवर्ड करेगा, बोलेगा देखिए आपसे बहुत प्यार करते हैं ये लोग और आपको हटाना चाहता है, ठीक है। कॉपी ऑफ एसएन इमीडिएटली या फोर्थ विथ, लैंग्वेज क्या है? फोर्थ विथ। फोर्थ विथ का मतलब संग संग, फोर्थ विथ कॉपी ऑफ एसएन फॉरवर्ड कर देगा किसको? ऑडिटर या डायरेक्टर जिसको हटाने का कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है। और इन लोग से मांगेगा एक सफाई। सफाई में ये लोग बोलेगा कि इन लोग को क्यों लग रहा है कि इन लोग को हटाना नहीं चाहिए और इसका डिफेंस में क्या क्या है। ये लोग तो ऐसे ही नहीं बोलेगा ना, ये लोग तो कोई कारण में हटाने का, कोई कारण देके हटाने का कोशिश करेगा, तो वो कारण कितना वैलिड है इनवैलिड है ये लोग अपने आप को
कंपनी के पास फिर क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बाइड अ रिप्रेजेंटेशन लेटर. So they will give to the company, write to the company a what? Representation letter. Representation letter देगा. और कंपनी को हर हालत में ये रिप्रेजेंटेशन लेटर एंड एसएन को सर्कुलेट करना है एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग. तो ये तो चैलेंज हो गया सर. हाँ, 7 days बिफोर एजीएम. अब कंपनी अगर ये 7 days बिफोर सर्कुलेट ना कर पाए बाकी मेंबर्स को, अच्छा बाकी मेंबर्स को क्यों? क्योंकि देखो 1% मेंबर तो दिया और ऑडिटर और डायरेक्टर को पता है, बाकी मेंबर्स को पता है जो लोग मीटिंग में आके अभी ओआर से पास करेगा नहीं. तो इसीलिए ये सर्कुलेशन जरूरी है. सर्कुलेशन ऑफ व्हाट? सर्कुलेशन ऑफ एसएन प्लस आरएल. अच्छा, इन केस ऐसा हो सकता है ना, ये आरएल देखो देखो जल्दी पहले देख लो, ये 14 दिन पहले कंपनी को मिला, कंपनी संग संग इसको दे दिया. अब ये देरी किया, ये 10 दिन बाद दिया अपना जवाब, तो कंपनी के आरएल सर्कुलेट कर पाएगा नहीं. तब एसएन सर्कुलेट कर देगा कंपनी और आरएल पढ़ के सुनाएगा मीटिंग में. और अगर एसएन भी कोई कारण से देरी हो गया, 7 दिन नहीं रहा, तो फिर कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर देगा न्यूज़पेपर में. ठीक है, तो ये सब तरीका लिखा हुआ है. अच्छा सर, एजीएम में फिर क्या होगा? फिर इधर ओआर पास करके उसको रिमूव किया जाएगा. ओआर से क्या किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिमूवल होगा. फिर ओआर से नया वाले का अपॉइंटमेंट भी होगा. हाँ है ना? 2 अलग अलग ओआर पास होगा, 2 अलग अलग मुद्दे पे. हाँ है ना? अगर ओआर पास नहीं हुआ तो रिमूवल नहीं हुआ, उसी को वापस रीअपॉइंट कर सकते हो. हाँ है ना? बात समझ में आया ना? तो दिस इज सेक्शन 115 इन अ नटशेल. स्पेशल नोटिस. पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग स्लाइड देखेंगे. इज इट क्लियर? हो गया ना? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. सर स्लाइड में क्या लिखा है? आ जाओ देखो स्लाइड में क्या लिखा है. इफ अ स्पेशल, अच्छा सर हेडिंग क्या है सेक्शन का? रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस. मैं बोला 2 ही केस में स्पेशल नोटिस का जरूरत है, एक रिमूवल ऑफ ऑडिटर और एक रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, पूरा कंपनीज एक्ट में. ओके, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर इनफैक्ट तुम लोग का सिलेबस में है भी नहीं. तुम लोग का सिलेबस में क्या है? सेक्शन 140, सेक्शन 148 के बाद है नहीं. सीएस में है, सीए में नहीं है. ओके, सो देखो, इफ अ स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग एनी रेजोल्यूशन, then the notice of the intention to move such resolution shall be given to whom? The company. And by whom? By such number of members holding not less than how much? 1% of the total voting power, or holding
on which such holding shares on which such aggregate sum not exceeding, ये not exceeding गलत है, exceeding होगा, 5 लाख has been paid up. क्लियर है? ओके अब देखो नेक्स्ट, ये रूल मैं तुम लोग को अभी समझाया, एक बार खुद से पढ़ो. I know it's painful, but I have just explained you, so you can just go through it once like a story. सर ये न्यूज़पेपर वाला चीज़ क्या है, ये आप नहीं बताए, आप खाली बताया कि अगर कंपनी जब स्पेशल नोटिस का बारे में बाकी मेंबर लोग को बताएगा तो कंपनी अगर 7 दिन पहले नहीं दे पाता है तो ऑल्टरनेटिव वे क्या है, न्यूज़पेपर में ऐड. न्यूज़पेपर में ऐड के बारे में हमेशा कंपनीज एक्ट में हर जगह में एक ही चीज़ बोला गया है, वो सेम चीज़ जो यहाँ पे आप लोग पढ़े. वो क्या बोला कि न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर में ऐड दोगे, एक लोकल और एक इंग्लिश. इंग्लिश वाला मोर देन 1 स्टेट में सर्कुलेशन में रहना चाहिए और लोकल वाला ऑफ कोर्स लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए, वर्नाकुलर. ठीक है ना, तो ये चीज ही लिखा गया है. ओके नाउ द आइडिया इज व्हाट इज नेक्स्ट वी हैव 2 more sections बिफोर वी गो ऑन एंड डू अ क्विक रिविजन ऑफ सेक्शन. जितना सेक्शन आज सीखे, बहुत सारा सेक्शन सीखे इसलिए. ओके नाउ द फर्स्ट वन इज सेक्शन 116. सुनो, ये एकदम आसान है, मैं जो चीज बोलूंगा खाली तुम लोग जवाब दो, सीख जाओगे. अच्छा मेरे को बताओ, अ मीटिंग held on सॉरी गलत लैंग्वेज बोल दिया, held नहीं, adjourned on और इजी कर रहा हूं. अ मीटिंग was supposed to be held on 14 October 2019 मंडे को. got adjourned, got what, adjourned due to quorum, याद है ना, adjournment of a meeting, सेम प्लेस, सेम टाइम, सेम डे, नेक्स्ट वीक, यानी कि 21 को एडजर्न हो गया. इस मीटिंग में बात था कोई बिजनेस कंडक्ट होगा, जो बिजनेस इस मीटिंग में हो नहीं पाया, अब हुआ कौन सा दिन, 21 को. अब ये चीज कौन सा दिन हुआ माना जाएगा, 14 या 21? मेरा बोलने का मतलब समझ में आया, सवाल समझ में आया? सवाल इज कि अगर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर होने का बात था 14 तारीख और हो नहीं पाया क्योंकि कोरम नहीं था, तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर वाकई हुआ 21 तारीख. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर जब होता है तब उसमें एक डेट बैठता है, किस दिन से ये ऑडिटर अपॉइंट हुआ. वो अपॉइंटमेंट डेट कौन सा बैठेगा, 14 तारीख या 21 तारीख? विच वन शुड बी द आंसर? सेक्शन 116 बोलता है 21st. जिस दिन एक्चुअली बिजनेस हुआ उसी दिन बिजनेस हुआ माना जाएगा, ना कि जिस दिन एक्चुअली मीटिंग होने का बात था. क्लियर है? यही सिंपल चीज बोलता है सेक्शन 116. और ये कहां बोलता है, नेक्स्ट सेक्शन रीड, वेयर अ रेजोल्यूशन इज पास्ड एट एन एडजर्न मीटिंग ऑफ अ कंपनी
और द होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी मीटिंग ऑफ, अच्छा मीटिंग ऑफ होल्डर ऑफ एनी क्लास ऑफ शेयर ऑफ कंपनी का मतलब होता है क्लास मीटिंग, इसको बोला जाता है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब है एक क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स का मीटिंग है या एक क्लास ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स का मीटिंग है। डिबेंचर्स मीटिंग इज अ, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग इज अ क्लास मीटिंग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स मीटिंग इज अ क्लास मीटिंग, ठीक है। और क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। एंड स्टेट मतलब कोई भी मीटिंग, जनरल मीटिंग हो, क्लास मीटिंग हो, क्लास मीटिंग इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जनरल मीटिंग ओनली, एंड बोर्ड मीटिंग हो, तो कोई भी तरह का मीटिंग अगर एडजर्न होके, यू नो, एडजर्न मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, ठीक है, एंड स्टेट्स दैट इफ अ मीटिंग is adjourned, then the date of passing of resolution shall be the date on which it is actually passed and not an earlier date। एकदम आसान तरीके से बोल दिया ना, ठीक है। लास्ट सेक्शन आज का जो है वो है सेक्शन 117, 117। Let us quickly come to section 117 and then we will have a look revision and then we will see question answers, okay। section 117 जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि certain resolutions and agreements are so important, मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ये लैंग्वेज लिखा नहीं है, are so important that it needs to be intimated or filed with the registrar within 30 days of passing such resolution or making such agreements। एक कंपनी अगर कोई एग्रीमेंट में एंटर किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, या फिर एक कंपनी एक रेजोल्यूशन पास किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ये सारा रेजोल्यूशन और ये सारा एग्रीमेंट्स कंपनी को 30 दिन के अंदर अंदर, एग्रीमेंट होने का या स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने का 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना चाहिए। ये सेक्शन 117 बोल रहा है MGT 14, फॉर्म नंबर MGT 14 में। सो सर्टेन रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट्स shall be filed with ROC or registrar in MGT 14 within 30 days from passing of such resolution। ओके एकदम आसान है सर, हाँ, खाली इसमें कुछ मैटर्स है जो मैं इंक्लूड कर दिया, कौन कौन सा चीज को हम लोग को फाइल करना पड़ता है वो देखेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके एक बार सेक्शन को देखते हैं। लेट अस सी द सेक्शन। Section 1173 states that the following resolutions and agreements shall be filed with ROC in form number MGT 14 within 30 days। क्या क्या? स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन में बोला ना, ROC को बता दो 30 दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन पास होने का। यूनानिमस रेजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, रेजोल्यूशन और एग्रीमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ MD, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। रेजोल्यूशन ऑफ क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, कोई क्लास मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास किया शेयर होल्डर लोग ने तो वो भी। रेजोल्यूशन पास बाय कंपनी इन अकॉर्डिंग टू कंसेंट ऑफ बोर्ड, ये नॉट रिक्वायर्ड। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग कंपनी टू बी वुंड अप। फिर क्या बोला? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट मीटिंग्स। अच्छा, ये बोर्ड का एक चीज है, ये ना पढ़ने से भी चलेगा। बोर्ड कहां कहां पे बोर्ड के पास पावर्स है, ठीक है, जो रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास करके बोर्ड कर सकता है। अच्छा बोलो ना, तुम लोग बचपन में पढ़ते थे ना शेयर फोर्ट फीचर, अभी भी पढ़ते हो। शेयर फोर्ट फीचर करने से पहले बोर्ड मीटिंग पास करना पड़ता है, इसलिए नरेशन जर्नल में क्या लिखना पड़ता है? एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड सो एंड सो। इसीलिए तो कुछ कुछ चीज ये ए से जे में वही लिखा है, मैं दे दिया। ये सब चीज बोर्ड तभी कर पाएगा जब बोर्ड रेजोल्यूशन मीटिंग में पास हुआ है,
ठीक है, ये भी सेक्शन 117 बोलता है। और इसके साथ 117 खत्म होके 118 शुरू होगा, जो हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। ओके, ऑल राइट। सो वी विल फर्स्ट डू अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द पॉइंट्स लर्न टिल 117। ओके ओके, फर्स्ट थिंग डन टुडे वाज पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट एक बार याद करते हैं। पोस्टल बैलेट में हम लोग ये पढ़े थे कि पोस्टल बैलेट कब जरूरत होता है, जब फिजिकली प्रेजेंस रहेगा या फिजिकली प्रेजेंस नहीं रह सकता है, क्योंकि काफी बड़ा कंपनी है, काफी बड़ा कंपनी, पब्लिक कंपनीज जनरली, ठीक है, पब्लिक कंपनीज जहां पे शेयर होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजियंस में, वहां पे पोस्टल बैलेट विल इंश्योर व्हाट, that even if members are unable to attend the meeting, they will be able to vote by way of postal ballot, ठीक है। But with the advent of section 108 which is e-voting, postal ballot का provisions have become redundant, useless. How? Because e-voting के माध्यम से ही तो सब लोग वोट कर देगा, postal ballot क्यों करेगा? But e-voting तो mandatory हर कंपनी को नहीं है। E-voting is mandatory on companies which are listed companies and which have more than 1000 members, 1000 or more members, ठीक है। Apart from those companies, बाकी companies को अभी भी postal ballot लागू होगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिकल इसका जो स्कोप है कमती हो गया, ठीक है, रिडंडेंट हो गया। अच्छा, पोस्टल बैलेट में और क्या सीखे? पोस्टल बैलेट में भी स्क्रूटिनाइजर लगेगा, स्क्रूटिनाइजर को सब हिसाब रखना पड़ेगा, हाँ है ना। अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स कंपल्सरीली बोल दिया ये पोस्टल बैलेट से ही होगा। की मैटर्स था, याद है क्या क्या? आज ही पढ़े, बोल पाओगे? चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम, आर्टिकल्स में रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, मतलब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब कन्वर्ट होता है, ये पढ़ाऊंगा, तब रेस्ट्रिक्शंस डालता है, और जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलता है रेस्ट्रिक्शंस हटाता है। ये चेंज इन आर्टिकल्स को भी क्या पोस्टल बैलेट से करना पड़ेगा, इफ यू आर चेंजिंग योर कंपनी बेसिकली, कन्वर्शन। अच्छा, थर्ड केस पढ़े थे, हाँ, चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द बिजनेस। अच्छा सर, फिर हम लोग पढ़े थे कि चेंज इन ऑब्जेक्ट फॉर विच द मनी वॉज रेज्ड, मनी इज रेज्ड, याद है? और भी 4 पॉइंट पढ़ाया था, एक बार क्विकली देख लो, भूल गए तो। नंबर 1 वॉज वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, बाईबैक, फिर था इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर को खड़ा करना, फिर लास्टली गिविंग लोन्स और गारंटी और सिक्योरिटी बियॉन्ड लिमिट। क्लियर है? ओके, तो सर इसके बाद आप क्या बोले थे? इसके बाद याद करो, मैं सेक्शन 112 बोला था, सेक्शन 112 और 13 क्या था याद करो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। अच्छा, मैं क्या बोला था? मैं बोला था कोई भी गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर होल्ड करता है या स्टेट गवर्नमेंट शेयर होल्ड करता है या दोनों? अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर द बेनिफिशियल ओनर्स ऑफ द शेयर्स, दे आर नॉट द रजिस्टर्ड ओनर्स। मेंबर का रजिस्टर में या रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम लिखा रहेगा प्रेसिडेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के बदले, और गवर्नर का इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। In both these cases, since they are busy persons, section 112 is allowing them to choose a person, such person whom they deem fit as a representative of themselves, and such representatives will have all the powers which a member has to appoint proxy, to attend meeting, to vote in a meeting, है ना? ओके, तो सर इसके बाद हम लोग पढ़े थे सेम चीज फॉर अ कॉर्पोरेट शेयर होल्डर, याद है? रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉर्पोरेशंस। अच्छा, उसमें हम लोग क्या पढ़े? उसमें हम लोग ये पढ़े कि कॉर्पोरेट शेयर होल्डर जो है वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से एक पर्सन को एम्पावर करेगा, वो पर्सन को वही सेम पावर रहेगा जो एक मेंबर को रहता है, हाँ है ना? उसके बाद हम लोग सेक्शन 111 पढ़े थे। 111 क्या था? 111 था, मैं बोल रहा हूं, सर्कुलेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट। याद है? मैं बहुत अच्छे से एक चार्ट बना के समझाया था। मैं बोला था नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, अगर कोई बंदा जो रिक्विजिशनिस्ट है, जो मीटिंग बाय रिक्विजिशन बुलाना चाहता है सेक्शन 100, तो वो मीटिंग बाय रिक्विजिशन बुलाने के लिए वो तो रेजोल्यूशंस
जिन लोग को मीटिंग में बुलाएगा उन लोग को रेजोल्यूशन सर्कुलेट करने के लिए चाहेगा. सो ये नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन ये कंपनी को देगा खर्चे के साथ मिनिमम 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग, और कंपनी को बोलेगा ये सर्कुलेट करो. देन कंपनी विल बी अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 111 टू सर्कुलेट सच नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड नो डिफेमेटरी मैटर इज देयर. हाँ है ना, नीडलेस पब्लिसिटी के लिए. ओके. सेकेंडली, अगर वो उसके साथ कोई स्टेटमेंट भी देना चाहता है वो स्टेटमेंट भी सर्कुलेशन हो जाएगा. वही खर्चा करना पड़ेगा, मिनिमम 2 वीक्स बिफोर देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड दैट नो नीडलेस पब्लिसिटी का डिफेमेटरी मैटर इज देयर. क्लियर है. सेक्शन 114 बोल रहा था मोशन एंड रेजोल्यूशन. मैं बोला था मोशन इज अ प्रपोजल एंड रेजोल्यूशन इज द डिसीजन टेकन. हाँ है ना. रेजोल्यूशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 ऑर्डिनरी, नंबर 2 स्पेशल. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, सिंपल मेजॉरिटी 50% का ज्यादा. स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब व्हेन वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन 3 टाइम्स, ग्रेटर देन इक्वल टू एटलीस्ट 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट. हाँ है ना. स्पेशल रेजोल्यूशन कब कब लगता है, वो कंपनीज एक्ट में जहां जहां बोलेगा स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा वहां वहां स्पेशल रेजोल्यूशन से ही काम बनेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन अगर है तो नोटिस में मेंशन करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन, और एल्स द वैलिड मीटिंग ऑल द प्रोसीडिंग्स इन अ मीटिंग विल बी इनवैलिडेटेड. ओके. एंड देन मैं बोला था कि सेक्शन 115 स्पेशल नोटिस. स्पेशल नोटिस में हम लोग पढ़े कि सिर्फ 2 मैटर में अगर कोई शेयर होल्डर चाहे तो मीटिंग के पहले कंपनी को कोई रेजोल्यूशन पास करने के लिए प्रपोज कर सकता है. हाँ है ना. रिमूवल ऑफ ऑडिटर एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. रिमूवल ऑफ ऑडिटर हम लोग बाद में जाके भी पढ़ने वाले हैं सेक्शन 140. ओके. रिमूवल ऑफ ऑडिटर या डायरेक्टर करने के लिए कंपनी को मिनिमम शेयर होल्डर्स होल्डिंग मिनिमम 1% ऑफ द वोटिंग राइट्स और मेंबर्स होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग राइट और होल्डिंग एटलीस्ट 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट अप्लाई टू द कंपनी. ठीक है. एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग बट नॉट बिफोर 3 months ऑफ द मीटिंग. And the company in turn shall circulate such special notice immediately, sorry, not circulate, send that copy of the special notice to the auditor or the director who is proposed to be removed, and they shall represent themselves to the company by a representation letter. The company shall make sure at least 7 days before the meeting these are circulated to the other members. हाँ है ना. एंड एजीएम में फिर ओआर पास करके हो जाएगा. हाँ है ना. अच्छा सर, इसके बाद सेक्शन 116 जो बोलता है एडजर्न मीटिंग में अगर कोई चीज पास हुआ, जनरल मीटिंग हो, क्लास मीटिंग हो या बोर्ड मीटिंग हो, तो उसका डेट ऑफ बिजनेस कौन सा होगा, एडजर्न मीटिंग वाला डेट जिस दिन में वो एक्चुअली पास हुआ, ना कि कोई अर्लियर डेट. और 117 अभी पढ़े कि 117 बोलता है कि फाइलिंग ऑफ what certain agreements and resolutions with the ROC within 30 days of such, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे कि यूनानिमस रेजोल्यूशन, जैसे कि और भी पढ़े हम लोग. क्या क्या एक बार देख लो. स्पेशल रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वाइंडिंग अप. क्लियर है. तो दीज आर द सेक्शंस व्हिच वी हैव डन टुडे. मैं एक बार रिवीजन करा दिया, एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखने वाला था, उसके बाद समय रहे तो 18-19 करेंगे बोला था. 18-19 मिनट्स लेके है. 18 से 122 और फिर उसके बाद 88 से 95 करने से हम लोग का चैप्टर खत्म होगा. होपफुली नेक्स्ट डे वी विल फिनिश ऑफ चैप्टर 7 एंड नेक्स्ट डे ही स्कैनर हो जाएगा अगर टाइम रहा, नहीं तो स्कैनर उसके बाद वाला दिन होगा. बट स्कैनर मस्ट बी डन. एवरी 2 चैप्टर्स बाद एक टेस्ट देना सही रहेगा, तब जाके आंसर लिख के मतलब बढ़िया मार्क्स आ पाएगा लॉ में. ओके. सो लेट अस रेफर टू द बुक. एक बार बुक दिखाना. कैन यू शेयर? क्वेश्चन 1 तो हम लोग कर लिए थे, पेज 198, राइट.
नहीं, क्वेश्चन 1 इज मिनट्स, वो हुआ नहीं था. वी हैव डन ऑल अदर क्वेश्चंस राइट. 2 से 6 तो हम लोग सारा कर लिए थे. ओके, लेट्स सी द एमसीक्यूज. एमसीक्यूज हो जाएगा. आफ्टर डूइंग द एमसीक्यूज वी विल लीव फॉर द डे टुडे. ओके, बिकॉज क्वेश्चंस और है नहीं यहाँ पे. आई हैवंट गॉट द स्कैनर टुडे. Which one of the following required, or page 197 MCQs, which one of the following is required in ordinary resolution? अच्छा बोलो. To change the, अच्छा, this you do not know directly, but indirectly today section 114 में हम लोग ये पढ़े हैं. ठीक है. बोल रहे कि which one of the following is required ordinary resolution, or requires ordinary resolution to change the name of a company, to alter the articles of a association, to reduce share capital, to declare dividends. I will say to declare dividends. ये common sense से हम लोग बोल पाएंगे क्योंकि declaration of dividend is a what? Ordinary business. Ordinary business में special resolution लगता नहीं है. Okay. Number 2, a resolution shall be special resolution when the votes cast in favor of the resolution by members are not less than dash the number of votes if any cast against resolution. 3. Okay. रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. अच्छा, ये तुम लोग को कराया नहीं गया 3 क्योंकि सेक्शन 88 का है, तो ये बाद में करेंगे. क्वेश्चन 4, यू हैव डन इट. द रजिस्ट्रार may grant an extension by dash for holding an AGM to any company for special reasons. बोलो. 3 months. Very good. Every listed company shall file with the registrar. ये भी कराया नहीं, नेक्स्ट क्लास होगा. बस, that concludes our MCQs. We will do more questions from the scanner in the next class when we finish this chapter. Today's class we are finishing a little early, 10 minutes early to be precise. If there's any query, first we will attend to the query, then wrap up the class. Thank you. Yeah.